कहानी के स्टार्टिंग में हम जूलियट नाम की लड़की को देखते हैं जो अकेली तन्हा अपनी गाड़ी में बैठकर एक शहर में ट्रैवल कर रही होती है। गाड़ी में इसके पास एक गन और उसके हस्बैंड की फोटो के सिवा और कुछ भी नहीं था। यह शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ पर जिंदगी के बिल्कुल भी आसार नहीं बचे थे। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग मारे जा चुके थे और अगर बचे थे तो जूलियट और उसकी बेस के कुछ लोग। और जूलियट उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए शहर आई थी। वह एक गैस स्टेशन के पास रुकती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ट्रैवल करने की वजह से वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए जूलियट वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। यह गैस स्टेशन पूरी तरह से खाली था, पर इसके बावजूद इसे वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। ये किसी खौफनाक क्रिएचर के गुर्राने की आवाज़ें थी। ये आवाज़ें सुनकर जूलियट काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। असल में पूरी दुनिया में एपोकलिप्स नाम की एक ऐसी तबाही फैली हुई थी जहाँ पर इंसानों की शक्ल के खतरनाक क्रिएचर थे जो शहर में हर तरफ फैले हुए थे। ये क्रिएचर इंसानों को मारने के बाद उनके गोश्त को मजे ले लेकर खाते थे। ये दिन की रोशनी में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे और रात पड़ने पर वह बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। और जो आवाज़ें जूलियट को सुनाई दी थी वो इन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थी, जिनसे डरकर वो अपनी वैन में आकर बैठ गई थी। और रास्ते में जाते हुए वो अपने कम्युनिटी के कमांडर से भी कांटेक्ट करती है। यहाँ पर जूलियट के वायरलेस की बैटरी भी लो हो चुकी थी और रात भी होने वाली थी, इसलिए जूलियट वापस जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाती है। इस रास्ते पर जाते हुए उसे एक वैन दिखाई देती है। जूलियट रुक कर उसके पास जाती है तो वहाँ पर एक घायल आदमी पड़ा हुआ था। वह उसे बताता है कि रात को मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने अटैक किया जिसे मैंने इस वैन के अंदर बंद कर दिया है। मेरा ये हाल उसी क्रिएचर ने किया है। इसके बाद जूलियट वैन के अंदर जाती है और उस क्रिएचर को गोली मार देती है। वैन के अंदर से कुछ जरूरत का सामान उठाकर जूलियट जैसे बाहर आती है तो देखती है कि वह आदमी मर चुका था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए जूलियट अपनी वैन में बैठकर अपने बेस कैंप की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए वो बार बार अपने हस्बैंड जैक की पिक्चर को देख रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी वैन पलट जाती है। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जूलियट की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था। जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ पर वह पेंटिंग्स को देख रही थी और ये वही जगह थी जहाँ पर वह अपनी लाइफ में जैक से पहली बार मिली थी। जैक इस आर्ट गैलरी का ओनर था। जैक जूलियट के पास जाता है और कहता है कि क्या आप इस पेंटिंग को लेना चाहती हैं, पर जूलियट तो यहाँ पर बाहर बारिश से बचने के लिए आई थी। उसका इन पेंटिंग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैक को जूलियट से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। वो बार बार जूलियट से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जूलियट इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जैक उससे कहता है कि हमारा यहाँ पर इस तरह से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी दौरान जैक उसे यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाता है जो देखने में बहुत डरावनी थी। जैक उससे कहता है कि इस पेंटिंग को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यह कितनी डरावनी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि दिखने में जो चीज़ बहुत बुरी दिखती है वह अंदर से उतनी ही ज़्यादा प्यारी होती है। हकीकत में जैक उसे इंसान के अंदर की खूबसूरती दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट डे जैक जूलियट से फिर मिलता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। जूलियट इसके घर को देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि उसका घर बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ा था। घर पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के ही माँ बाप नहीं हैं। कुछ टाइम गुजारने के बाद वहाँ पर जूलियट को कुछ अजीब लगने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे जैक का पहली ही बार में इतना नरम बिहेव देखकर उसके ऊपर शक होने लगा था। यही वजह थी कि वो उस घर से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि जैक जूलियट को एक बार में देखता है। वहाँ पर वह एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी हुई थी। यह देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जैक को एक और चीज़ पता चलती है कि जूलियट ये सब कुछ पैसों के लिए करती है, इसलिए जैक उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक आ जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि कुछ लोग जूलियट को परेशान कर रहे थे। असल में ये लोग इसके घर के ओनर थे और जूलियट ने काफ़ी अरसे से अपने घर का रेंट पे नहीं किया था। यह सब जानने के बाद जैक घर के ओनर को रेंट पे करता है और जूलियट को कहता है कि अगर तुम्हें चाहो तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर जूलियट नहीं चाहती थी कि जैक उसकी हेल्प करे, इसलिए वो इसको वहाँ से जाने का कहती है। इस बीच काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जूलियट खुद ही जैक के घर पर आती है। जैक देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी है, वह काफ़ी जख्मी थी और जूलियट की ये कंडीशन उन्हीं लोगों ने की थी। जैक जूलियट को घर के अंदर लेकर आता है और उसकी काफ़ी केयर करता है और ये सब जैक इसलिए कर रहा था क्योंकि वह जूलियट को दिल दे बैठा था।
पर जूलियट ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि जूलियट ड्रग लेने लग गई थी, और एक दिन जब वो ड्रग लेने के लिए घर से बाहर जा रही थी तब जैक उसे रोकता है और उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, जिस पर जूलियट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह घर की चीज़ों को तोड़ने लगती है। जैक उसे अपने गले लगा लेता है और उसे होश में आने का कहता है। जैक चाहता था कि वह किसी तरह से ड्रग लेना छोड़ दे, इसीलिए वो शहर से दूर एक बहुत ही बड़ा घर परचेज करता है और जूलियट को अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। इसी दौरान ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। एक दिन जैक जब घर पर आता है तो जूलियट उसे गुड न्यूज़ देती है कि वह इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब इन दोनों का बच्चा पैदा होता है तो वह मरा हुआ था। यह देखकर इन दोनों को बहुत दुख होता है। इस इंसिडेंट के बाद जूलियट को फिर से नशे की लत लग गई थी। वह पूरी रात घर से बाहर रहने लगी थी। एक दिन जब जूलियट घर से बाहर थी तब जैक उसे लेने के लिए जाता है और वापस आते हुए रास्ते में इनका झगड़ा हो जाता है। जूलियट जैक को कहती है कि मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी से नीचे उतर जाता है। जूलियट वहाँ से सीधी एक बार में आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान जूलियट के नंबर पर जैक की कॉल आती है, पर वह कॉल पिक नहीं करती है। उसके बाद जूलियट की नज़र टीवी पर चलती हुई खबर पर जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक फैक्ट्री के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, और यह फैक्ट्री ठीक उसी जगह पर थी जहां पर जैक गाड़ी से उतरा था। ये सुनकर जूलियट बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैक के लिए परेशान हो जाती है। वह तभी जैक के नंबर पर कॉल करती है और वह कॉल एक अननोन पर्सन रिसीव करता है और वह इसे बताता है कि जैक की हालत बहुत बुरी है, वो हॉस्पिटल में है। जूलियट फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। वहां जाकर जूलियट देखती है कि जैक की हालत बहुत क्रिटिकल है। यह देखकर जूलियट को बहुत दुख होता है और उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जैक की इस कंडीशन की जिम्मेवार वो खुद थी। जैक बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक बोर्ड के ऊपर आई लव यू लिखता है और वह बोर्ड जूलियट के सामने करता है। यह सब देखकर जूलियट को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि जैक उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। जूलियट अब जैक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो जैक अपने बेड के ऊपर नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि जैक मर चुका है। हॉस्पिटल वालों ने उसकी डेड बॉडी को दफना दिया है। यह जानकर जूलियट वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। उसे जैक की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। जैक के मर जाने के बाद जूलियट इस दुनिया में फिर से अकेली रह गई थी। यहाँ से ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जूलियट की गाड़ी पलट गई थी और गाड़ी पलटने की वजह से जूलियट बेहोश हो गई थी। जैसे ही जूलियट को होश आता है वो देखती है कि उसकी टांग गाड़ी के नीचे दबी हुई है। वो खुद को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं निकाल पाती। इसी दौरान वो अपनी गन को देखती है जो गाड़ी पलटने की वजह से थोड़ी दूर जाकर गिर गई थी। वह उस गन को अपने पास खींचने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। इसके बाद वह हिम्मत करती है और अपनी टांग को गाड़ी से नीचे निकाल लेती है। वह देखती है कि उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, पर वह हिम्मत करती है और अपने हाथ से हड्डी को दबाकर सीधा करके उसके ऊपर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद वो अपने बेस के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वह काफ़ी मायूस हो चुकी थी, पर वह हिम्मत हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह आहिस्ता से रेंगते हुए बाहर जाती है और अपनी गन उठाती है। इसी दौरान इस गाड़ी में मौजूद वायरलेस के शोर की वजह से वहाँ पर इंसान नुमा क्रिएचर आ जाता है। ये सभी क्रिएचर पहले इंसान थे, पर उस फैक्ट्री में होने वाले केमिकल के धमाके की वजह से वहाँ पर बच जाने वाले लोग सभी क्रिएचर्स में तब्दील हो गए। यानी वही फैक्ट्री जिसके धमाके में जैक की डेथ हुई थी। इसी दौरान जूलियट की गाड़ी में मौजूद वायरलेस पर कोई कांटेक्ट करता है। वायरलेस की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर जूलियट की तरफ आने लगता है। ये देखकर जूलियट उस वायरलेस को खुद से दूर फेंक देती है, जिसके बाद वह क्रिएचर वायरलेस की तरफ जाता है और उसे उठाकर खुद से दूर फेंक देता है। इसके बाद जूलियट अपनी गाड़ी में से कुछ ट्यूबलाइट उठाकर बाहर फेंकती है ताकि रोशनी हो जाए और उस वायरलेस को ढूंढ सके। जूलियट ने वायरलेस तो ढूंढ लिया था, पर इसी दौरान एक क्रिएचर ने उसे देख लिया था। जूलियट जल्दी से भागकर वापस वैन में आ जाती है और क्रिएचर के अपनी तरफ आने का वेट करने लगती है। क्योंकि ये क्रिएचर इंसान से कन्वर्ट हुए थे, इसलिए ये काफ़ी समझदार थे। क्रिएचर सामने से आने की बजाय बैक साइड से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जूलियट बड़ी मुश्किल से अपने गन की मदद से इस क्रिएचर से अपनी जान छुड़वाती है। इसी दौरान इसका अपने बेस के लोगों से कांटेक्ट भी हो चुका था,
इसके बेस में मौजूद लोग इसकी वैन में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करने का कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते थे। जूलियट गाड़ी में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है। इसी दौरान एक क्रिएचर इसकी गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे को तोड़कर इसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जूलियट अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर देती है, क्योंकि ये क्रिएचर ज़्यादा लाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जूलियट अपने बेस कैंप से कांटेक्ट करती है। बेस कैंप के लोग बताते हैं कि हमें इस भी क्रिएचर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर हम सुबह तक जिंदा बच गए तो हम तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। यह जानने के बाद जूलियट और भी ज़्यादा डर गई थी। इसी दौरान जूलियट को वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है जिसमें कुछ लोग थे। जूलियट उन लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगती है। गाड़ी में मौजूद लोग असल में डाकू थे जो लोगों से उनका सामान चुराते थे। जूलियट देखती है कि उस गाड़ी में से एक शख्स निकलता है जो इसकी हेल्प करने की बजाय इसे उल्टा मारने के लिए आ रहा था। इसी दौरान एक क्रिएचर आता है जो उस आदमी को वहीं पर जान से मार देता है। यह देखकर उस गाड़ी में मौजूद चोर बाकी साथी डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अब तो जूलियट और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वह क्रिएचर इंसानों को मारने के बाद उनके गोश्त को चबा चबा कर खा जाते थे। पर जूलियट हिम्मत नहीं हारती और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से बाहर आती है। वह भी क्रिएचर्स के लिए जाल बिछाती है। वह गाड़ी के कुछ दूर पर एक पेट्रोल कैन रखकर एक स्टिक में आग जलाती है। रोशनी देखकर क्रिएचर उसके पास आने लगता है। जैसे ही वो क्रिएचर पेट्रोल के कैन के पास पहुंचता है, वह गोली मारकर उसको ब्लास्ट कर देती है। वो क्रिएचर इस धमाके से भी बच जाता है। फिर वो क्रिएचर जूलियट के पीछे से आता है और उसे गर्दन से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन जूलियट किसी तरह से हिम्मत करके उस क्रिएचर को शूट करके वहीं पर गिरा देती है। जूलियट भी वहीं गिर गई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। पूरी रात वो इसी दर्द में वहीं पर गुजारती है और सुबह हो जाती है। रात में वो क्रिएचर मरा नहीं था। सुबह होते ही उसे होश आ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियट उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करती है, पर इस बार उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो हर तरह से बेबस हो चुकी थी। वो क्रिएचर जूलियट के पास आता है और बहुत प्यार के साथ उसे छूने लगता है, जैसे कि इसे जैक छुआ करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जैक असल में मरा नहीं था, वह क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। वो वहीं पर जूलियट को बाकी क्रिएचर से प्रोटेक्ट करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जूलियट को वही पेंटिंग वाली बात याद आती है जहाँ पर जैक उसे इंसान के अंदर की खूबसूरती के बारे में बता रहा था। जैक की उस बात को यह आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। आज वह जैक की उस बात को भी मान गई थी जब जैक ने कहा था कि हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है, हमें किस्मत ने एक दूसरे से चुना है। कहानी के एंड पर जूलियट जैक को गले लगा लेती है और उसे बताती है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह कहकर जूलियट जैक को और खुद को वहीं पर गोली मार देती है। वो जैक को इस कंडीशन में हमेशा नहीं देख सकती थी, इसलिए जूलियट ने उसकी जान ले ली। और खुद की जान जूलियट ने इसलिए ली क्योंकि जैक की इस कंडीशन का जिम्मेदार वो खुद को समझती थी। और इसी सीन पर यह स्टोरी एंड होती है।